पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने की समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। मौके पर संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। चार धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट सख्त। चार धाम यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए निर्देश। 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। नैनीताल में विधायक संजीव ने किया एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन। चिल्ड्रन वार्ड का भी किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। लालकुआं में बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली का किया घेराव। नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करने की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा में पेयजल विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए। वह इस मौके पर पेयजल विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये जो विशेषकर देहरादून जनपद है, नैनीताल जनपद, इन दो जनपदों में एडीपी का काम चल रहा था पेयजल का। इनके 2008 में ये प्रस्तावित थी। 3000 करोड़ रुपया ये प्रस्तावित था, जिसमें से इन्होंने केवल मात्र 1000 रुपया खर्च किया है अभी तक। केवल 33% पैसा खर्च किया गया। इसमें इनके पास 31 शहरों में काम होना था। उन्होंने केवल 5 शहर चयनित किए थे। ये 5 शहर आपके हैं, 2 आपके इधर रुड़की और देहरादून का, और 3 कुमाऊं के थे आपके नैनीताल और रामनगर हल्द्वानी से। तो नैनीताल में इन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया, जिसमें जो काम करना था करीब 90% काम कर लिया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड संबंधी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक चार धाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक यात्रा पर लगी रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 18 अगस्त को अग्रिम सुनवाई की तारीख रखी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, उसकी जानकारी अगली तारीख तक दे। तो चार धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती नजर आई है। हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक चार धाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक चार धाम यात्रा पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और दलीलें सुनने के बाद 18 अगस्त को अग्रिम सुनवाई की तारीख रखी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में वार्ड और वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, उसका विवरण अगली तिथि तक दे। बद्रीनाथ यात्रा खोलने को लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। आपको बता दें कि बद्री संघर्ष समिति व्यापार सभा की ओर से तीर्थ पुरोहित पंडा पंचायत के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार से चार धाम यात्रा खोलने की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि चार धाम यात्रा नहीं खोलने से बेरोजगारी का संकट आ रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी डगमगा चुकी है। हे बद्री विशाल भगवान, ये सारा हमारा चारों धाम सब दुखी हैं। इस चारों धाम को सरकार खोलती नहीं है, बहुत दुखी हो गए। और हम प्रार्थना करते हैं बद्री विशाल भगवान इन सभी नेताओं को, इन अधिकारियों को बोलो कि चार धाम खोल दो और सब यहाँ के लोग सुखी हो जाएं। सब लोग दुखी हैं और सब लोगों की बद्दुआ लग रही है। सब इन पर जल्दी से जल्दी चारों धाम को खोल दो। और सरकार का ये जो कोर्ट का जो है उस काम स्वागत करते हैं।
जो भी तुम्हारी इच्छा है वो जो ठीक है, जो जैसे तुम्हारा वो नियम है उसका हम पालन करते। पर 4 धाम को खोल दो, यात्रा को खोल दो, शहर को खोल दो, दुकानों को खोल दो, धर्मशालाओं को खोल दो, होटलों को खोल दो, जो यहाँ है सब लोग इसी पर 4 धाम पर आश्रित है। विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ यात्रा खोलने को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। बद्री संघर्ष समिति व्यापार सभा की ओर से तीर्थ पुरोहित पंडा पंचायत के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। सरकार से 4 धाम यात्रा खोलने की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 4 धाम यात्रा नहीं खोलने से बेरोजगारी का संकट उनके सामने पैदा हो गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अब खराब होती नजर आ रही है। तो लगातार 4 धाम यात्रा को खोलने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का ये तर्क है कि जब अन्य पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं तो आखिरकार सिर्फ बद्री धाम यात्रा ही बंद क्यों है। 4 धाम यात्रा बंद होने से कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और इसलिए वो लगातार बद्रीनाथ धाम की यात्रा खोलने की मांग कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के बीडी पांड चिकित्सालय में नई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन विधायक संजीव आर्य ने किया। इसके बाद उन्होंने यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधा युक्त चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस सेवा किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अभाव में रोगियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पीठ पर भी लाना पड़ता है। अब एम्बुलेंस की व्यवस्था होने से मरीजों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए 3rd वेव का अंदेशा है। 3rd वेव बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रभावी होगी, इस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने अभी से अपनी तैयारियां शुरू की हैं। आज हमने पेडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया है। हमने यहाँ पर 7 बेडेड चिल्ड्रंस बेड के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से उस बेड को और उस वार्ड को हमने बनाया है। उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से बच्चों पर कोई प्रभाव पड़े तो उसके लिए बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल तैयार रहे। इसके साथ साथ कार्डियक एम्बुलेंस की बहुत समय से मांग थी, क्योंकि जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट से लेकर हार्ट की हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो विधायक संजीव आर्य ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा विधायक ने चिल्ड्रन वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहां पर जो सुविधाएं हैं उनका उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस सेवा किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी कमी में रोगियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पीठ पर भी लाना पड़ता है। अब एम्बुलेंस की व्यवस्था होने से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो विधायक संजीव आर्य ने बीडी पांड चिकित्सालय में नई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं युक्त चिल्ड्रन वार्ड का भी निरीक्षण किया। उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस सेवा किसी भी वरदान से कम नहीं है और इससे अब मरीजों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने राजस्व विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक ने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड की जमीन को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि 17 नवंबर 1914 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड के लिए भूमि अधिग्रहित की थी, लेकिन अभी तक वहां कुछ भी नहीं बना है। बस अड्डे के लिए, सरकारी रोडवेज बस अड्डे के लिए कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 2014 में यहाँ पर रोडवेज अड्डा बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था और इसका एक शासनादेश जारी हुआ था, जो संख्या 101 खाता संख्या 101
नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है। उससे पूर्व में एक 2011 में कुछ अन्य नंबरों पर शासनादेश हुआ था, परंतु वो ज़मीनें जो थीं वो पीछे कहीं गड्ढों में थीं, तो उसके बाद ये देखते हुए कि उस पर बस अड्डा नहीं बन सकता, नई भूमि की व्यवस्था की गई। बस अड्डे के लिए तो डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। रोडवेज बस स्टैंड की भूमि को गुमराह करने का उन्होंने आरोप लगाया है। राजस्व के अधिकारियों पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने कहा कि 17 नवंबर 1914 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड के लिए भूमि अधिग्रहित की थी, लेकिन अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं बना है। तो राजस्व विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शैलेंद्र का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड की जमीन को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। 17 नवंबर 1914 को तब मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड के लिए भूमि अधिग्रहित की थी, लेकिन अभी तक वहां कुछ नहीं बना है। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और ऐसे में चमोली जिले की लोकपाल घाटी में स्थित फूलों की घाटी से प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। फूलों की घाटी में कई दुर्लभ प्रजाति के पुष्प घाटी में फैल रही है। पॉलीनोमर घास के कारण कई बार पर्यटकों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। फूलों की घाटी के पुष्पों के लिए शूल बने इस पॉलीगोनम की अमेला और नटग्रास भी कहते हैं। पार्क प्रशासन के सहयोग से लोकपाल घाटी की महिलाएं आगे आई है। इस बार पार्क प्रशासन का एक नया प्रयोग सामने आया है। गांव की महिला समूह की 10 महिलाओं ने घाटी में घास को उखाड़ने का जिम्मा अपने हाथों में लिया है और महिलाएं अब प्रतिदिन घाटी में पहुंचकर घास को उखाड़ने का काम कर रही है। तो आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। तो फूलों की घाटी से प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फूलों की घाटी में कई दुर्लभ प्रकृति के पुष्प घाटी में फैल रही पॉलीगोनम घास के कारण कई बार पर्यटकों की नजरों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन अब उसी के लिए ही महिला समूह आगे आई है। हर दिन वहां जाकर महिला समूह खुद ही घास उखाड़ने का काम कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से महिला समूह घास को उखाड़ने का काम कर रही है। राज्य में बढ़ रहे नशे के कारोबार को रुकवाने के लिए आज लालकुआं सहित आसपास के ग्रामीणों ने महिला नेत्री बीना जोशी के नेतृत्व में कोतवाली का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोतवाली में मौजूद वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहताश कुमार सागर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम सब महिलाएं बिंदु खत्ता की यहाँ पर नशे के खिलाफ, जो बिंदु खत्ता में कई तरीके के नशे का व्यापार जो चल रहा है और जिससे हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, तो हम सब माताएं जो हैं पुलिस निरीक्षक जी के पास पे आए हैं और ज्ञापन दिया है उन्हें कि किसी तरीके से बिंदु खत्ता के मैं तो कहती हूँ पूरे क्षेत्र में शराब का नशे का कारोबार जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे युवा नशे की गर्त में जाते जा रहे हैं और हर घर बर्बाद हो रहा है। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में आए, और इसके लिए हमने आज पुलिस निरीक्षक जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। तो बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने महिला नेता बीना जोशी के नेतृत्व में कोतवाली का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके अलावा कोतवाली में मौजूद वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहताश कुमार सागर को ज्ञापन भी सौंपा गया। उस ज्ञापन में अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा।
पिछले कई दिनों से राज्य में सफाई संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे, जिस कारण जगह जगह शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। सरकार से बातचीत के बाद कल सफाई कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया है। वहीं जसपुर सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद ने बताया कि सरकार द्वारा बातचीत में सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने प्रदेश के नवनिर्मित प्रदेश मुखिया का धन्यवाद किया कि सफाई कर्मचारियों की बात सुनी गई है। अब सभी सफाई कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट गए हैं और शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रेस वालों के बहुत शुक्रगुजार है और हमारे शहर की जनता ने जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनके भी शुक्रगुजार है। हमारी सरकार ने 11 सूत्र मांगे मान लिए हैं, हम हड़ताल से वापस आ गए हैं और हम धामी जी का और जी शहरी विकास मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरे को तो खिलाई दो। सावन का महीना आते ही मिठाई की दुकानों पर घेवर और फेनी सजने लगते हैं। सावन के दौरान इनकी खूब डिमांड भी होती है। खास तौर पर तीज और रक्षाबंधन पर तो घेवर और फेनी की मांग और बढ़ जाती है। क्यों ना हो, सावन का महीना होता ही ऐसा है। ऐसे में इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि सावन के इस महीने में घेवर और फेनी क्यों खाए जाते हैं। मिष्ठान विक्रेताओं की माने तो घेवर की मान्यता सावन महीने में ही होती है। उत्तर भारत में सावन के महीने में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह है कि सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना माना जाता है। इस महीने में नमी होने के चलते मिठाइयों में चिपचिपाहट हो जाती है, लेकिन घेवर बरसात की नमी से खराब नहीं होते, बल्कि उनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए घेवर का विशेष महत्व माना जाता है। जी ये तो सावन का त्यौहार है, बहनों वगैरह के यहाँ बहुत चाहते हैं लोग और जो है पहले से त्यौहार देते थे, लेकिन उतना उत्साह तो नहीं है लोगों के अंदर क्योंकि लॉकडाउन की मार तो हर व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन यह है कि कुछ % काम जो भी है लोग मना भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मना रहे। लेकिन जो 10 किलो देने वाला था वो 2 किलो पे आ गया, जो 2 किलो देने वाला था वो 500 ग्राम पे आ गया। लेकिन यह है कि भाई जो त्यौहार है उसको उसके रूप में मना तो रहे। और घेवर का जो महत्व है वो केवल बरसात में ही है, जब बारिश रिमझिम बरसात होती है तो उसमें इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। बाकी 12 महीने तो ये चलता नहीं है। ओबीसी समाज ने एकजुट होकर आज हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा उत्तराखंड में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नियमों को ताक पर रखकर किनारे कर दिया गया है। वहीं विजय सिंह पाल, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने बताया कि मंडल आयोग की ओर से ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया गया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों से क्षेत्रफल के आधार पर अन्य जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया। वही परसेंटेज मात्र 14% होने के कारण ओबीसी के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। पिछले काफी समय से हम लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को, जिसमें ओबीसी समाज को आरक्षण दिया हुआ है, इन्होंने उठा करके उसको ताक पर रख दिया। ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखकर मिलता है। पूरे उत्तराखंड में इन्होंने सवर्ण जातियों को भी क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया हुआ और ये आरक्षण मात्र 14% सन 2000 में दिया था, जिस समय उत्तराखंड बना था। आज की तारीख में कम से कम 25 जातीय समूहों को इसमें वर्ग शामिल कर लिया गया। पूरा मुंशियारी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी की पट्टियाँ सबको उन्होंने क्षेत्रफल के आधार पे ओबीसी समाज में। ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद।
बहादुराबाद के सुमन नगर में वन भूमि पट्टी पर भूमाफियों की ओर से किए गए अवैध कब्जे पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग की ओर से शहर में लगे होर्डिंग बैनरों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही वन विभाग की जिस भूमि पर भूमाफियों द्वारा काटी गई कॉलोनियों के रास्ते को जोड़ दिया गया था, उन रास्तों पर भी जेसीबी की मदद से खाई खोद दी गई है। लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की गई जिससे भूमाफियों पर इसका कोई भी असर देखने को मिले। देखिए, ये क्षेत्र में जो कि वन विभाग के द्वारा अपना वृक्षारोपण कराया गया था पूर्व में, इस क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कि ये कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टी का कारोबार करते हुए कुछ अपना ये प्लॉट वगैरह बेचने की कार्रवाई होगी। तो इसमें कुछ जो हमारा वृक्षारोपण क्षेत्र है उसके आसपास भी इनके द्वारा अपने बोर्ड वगैरह लगाए गए थे। तो कल अपने वृक्षारोपण क्षेत्र को हमने खाली कराते हुए इसमें, और जहाँ जहाँ पर इस तरह के रास्ते वगैरह संभावना हो सकती थी कि इधर से रास्ता वहाँ पर दिया जा सकता था, उसको जो है खाई के द्वारा खाई खोद के रोका गया है और ये जो बोर्ड वगैरह थे उनको हटाया गया। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से लगातार भारी बारिश जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत बरस रही है। पहाड़ों में भूस्खलन से कई सड़कें बंद पड़ी है और नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं भारी बारिश ने देहरादून में भी तबाही मचाना शुरू कर दी है। बारिश से जहां छोटी नदियां और नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं राजधानी में 2 जगहों को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है, जो लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा सकती है। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूट रही है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सड़कें और पुल टूटने की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। देर रात से ही राजधानी देहरादून में भी झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां भी अब उफान पर है। और पिछले जो 24 घंटे में रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में मिली है वो बहुत अच्छी मिली है, और उसकी वजह से जो मानसून एक्टिविटी है वो सक्रिय मानसून आज जो है वो रहा है। आगे जो 3 दिन है 28, 29, 30 है, तो इसमें भी इसी तरह की एक्टिविटी वो चलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश पूरे प्रदेश में मिलेगी। उसके साथ साथ भारी या बहुत भारी बारिश है उसकी भी जो अच्छी संभावना है कि कहीं कहीं पर वो भी मिलेगी। उसमें जनपद वाइज अगर बात करें तो उसमें विशेषकर मैं कहूँगा उत्तरकाशी है, टिहरी है, या फिर देहरादून एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो कि गढ़वाल रीजन के हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में देखें तो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, या फिर नैनीताल, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि 28 और 29 से जो 2 दिन हैं इनमें एक्सट्रीमली हैवी रेंस की भी संभावना इक्का दुक्का जगहों में बनती है, जिसमें कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते NH 534 पर मलबा खिसक कर आने से वाहनों का आवागमन घंटों तक बाधित रहा। कोटद्वार से दुगद्दा मार्ग पर 5वें माइलस्टोन के पास भारी बारिश से आए पानी और बोल्डर पत्थरों के सैलाब ने वाहनों की रफ्तार को रोक दिया है। नेशनल हाईवे पर बने रपटे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। वहीं पुलिस और नेशनल हाईवे प्रशासन ने मलबे को हटवाया और फिर से आवागमन शुरू किया गया। अभी हमारे रपटे में पानी का जलस्तर बढ़ने से आधा घंटा हमारा ट्रैफिक बाधित रहा है। एक जेसीबी मौके पर है, एक मशीन हमने जो रिजर्व में रखी है उसको भी हमने यहीं पर तैनात करने का कोशिश है। जब भी यहाँ पर जलस्तर बढ़ जाता है तो हमारे मौके पर जितने भी कार्मिक उपलब्ध हैं उनसे हम ट्रैफिक को रुकवा लेते हैं, जिससे किसी दुर्घटना का होने की संभावना कम हो जाती है। साथ में ही हमारे पास 3 मशीनें हैं, वो हमारी डिप्लॉयड हैं। किच्छा के पास शांतिपुरी में गोला नदी किनारे तेंदुए का मृत शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग डॉली रेंज के अधिकारियों को दी। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने मृत तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौत के कारणों का पता अभी लगाया जा रहा है।
तो नदी के तट पर तेंदुए का शव मिला है, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और इसके साथ ही तेंदुए की मौत किस कारण से हुई उसके पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।